बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जनरल अमजद शोएब को बाइज्जत तरीके से उसका केस खत्म करके उसको रिहा कर दिया गया। केस खत्म हुआ। क्या इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन थी? यानी प्रोसिक्यूशन तो चलो छोड़ें, क्या एफआईआर जिसमें रियासत मुलविस हो, क्या इतनी कमजोर एफआईआर दाखिल की गई थी? जबकि जनरल अमजद शोएब के मोबाइल का जो फ्रांसिक हुआ है उसमें से जो चीजें सामने आई हैं, या चंद दिन पहले जो है वो जनरल शोएब की जो ऑडियो लीक हुई थी, जरा वो ऑडियो आप थोड़ी सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? खैरियत से? बस बड़ी अल्लाह की रहमत है। साहब मेरे पास आए हुए हैं अपने पीर मंजूर शाह मुल्तान से। सही। तो खान साहब से मुलाकात करानी है इनकी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ना। हाँ कॉल, मेरी तरफ से सलाम कहिए, खैरियत पूछें, ठीक है, और उन्हें बताएं जो हमसे हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखते हैं कभी? जी 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 जी, आपके सारे क्लिप्स और सब चीजें आ रही हैं और वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं। आपके पेज से भी देख रहे होते हैं और कुछ वायरल्स भी हो रही होती हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। नाज़रीन, इस ऑडियो के सुनने के बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाती है? यानी ये वो साइलेंट सोल्जर्स हैं, यानी ये पाक फौज में वो लोग हैं, या पाक फौज के जो एक्स सर्विसमैन खुद को कहलाते हैं, ये वो हैं जो इदारे अपने ही इदारे की बदनामी और रुसवाई का सबब बने हुए हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले जो है वो द न्यूज़ अखबार ने एक बड़ी स्टोरी शाया की थी और उसमें उन्होंने तमाम जर्नल्स को बेनकाब किया था जिनके खिलाफ जो है वो इंटरनल मामला हुए थे। स्टोरी क्या थी जरा मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, उसमें कहा गया था कि जो है वो तहकीक से ये पता चला है कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद जर्नलों को रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाने से लेकर उस वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ इजहार राय और मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ बगावत और उसके अलावा जासूसी, बदउनवानी, फौज की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात और साजिश करने के इल्ज़ाम में आज तक जो है वो कई जर्नलों को हथकड़ियां लग चुकी हैं, सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक रहा, ये सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, मजीद कहा गया है कि इनमें से चंद जर्नल्स को कानून के लंबे लंबे हाथों ने जो है वो उस वक्त पकड़ा जब वो खाकी वर्दी पहन रहे थे, बाकियों को जूते लटकाने के बाद पकड़ा गया। साबिक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ये क्या है डॉक्ट्राइन्स और एडजॉइंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब उस फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा हैं। अवाम को जो है वो रियासी इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो पीर को उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। अब ये इसको आज छोड़ दिया गया, ठीक है, इनका केस ही खत्म कर दिया गया। अफसोस की बात है कि इसका केस ही खत्म खत्म कर दिया गया, अफसोस की बात है ये। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे वाक़यात यानी करते हैं, यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात की पैरवी करते हैं जो आसानी से जहन में आ जाते हैं, जहाँ वर्दी में मलबूस पाकिस्तानी जर्नलों और चंद साबिक फौजियों को जराइम और इल्ज़ामात के मुजरिम ठहराया गया था। नाज़रीन, पाक फौज के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मेजर जनरल अकबर खान पर 1951 में वजीर आजम लियाकत अली खान के खिलाफ बगावत की साजिश करने का इल्जाम था। 1951, पाकिस्तान बना 1947 का मतलब 3 साल का मतलब 10 साल, यानी 10 साल में ही हमारी जो फौज थी या हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो इतनी मजबूत हो गई थी। तो जो है वो जिनमें से मुमताज शायर फैज अहमद फैज और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद ज़हीर को भी शामिल किया गया। जनरल अकबर की अहलिया नसीम शाहनवाज के बारे में भी ख्याल किया जाता है कि वो अपने शोहर की हौसला अफजाई करती थी। नाज़रीन, बगावत की ये कोशिश, जिसे रावलपिंडी साजिश केस भी कहा जाता है, उसमें जनरल अकबर को एक मोतमिद की फराहम करदा मालूमात पर जो है वो नाकाम बना दिया गया था। यानी वो जो साजिश कर रहे थे उसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ और वो जो मामला था
वो ऊपर तक पहुंच गया। बहरहाल मेजर जनरल अकबर खान, एयर कमोडोर जंजुआ, मेजर जनरल नजीर अहमद, ब्रिगेडियर सादिक खान, ब्रिगेडियर लतीफ खान, लेफ्टिनेंट कर्नल जियाउद्दीन, लेफ्टिनेंट कर्नल नियाज अरबाब, कैप्टन खिजर हयात समेत 15 अफराद का ट्रायल हुआ। मेजर हसन खान, मेजर इसाक मोहम्मद, कैप्टन जफरुल्लाह पोशनी, मिसिज नसीम शाहनवाज, फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर और हुसैन अता को 18 माह की खुफिया कार्रवाई के बाद जनरल अकबर और फैज अहमद फैज दोनों को मुजरिम ठहराया गया और इन्हें तवील मुद्दत कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जमान का जो है वो अदालत में दिफा उस वक्त के मारूफ वकील हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने किया। ताहम जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी 1957 में वजीर आजम बने तो उन्होंने साजिश के करने वालों में से बेशतर को छुटकारा हासिल किया या छुटकारा फराहम किया। जनरल अकबर ने पाकिस्तानी सियासी मैदान में बहाली की और फिर जो है वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के मुशीर बन गए, जबकि फैज अहमद फैज को उसी हुकूमत ने नेशनल काउंसिल फॉर आर्ट्स में तैनात कर दिया था। नाज़रीन, ये 1980 की बात है। 1980 में मेजर जनरल नजमुल हसन मुल्क ने जो है वो जनरल जियाउल हक के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश की। उसके इस इकदाम के नतीजे में उसका कोर्ट मार्शल हुआ। वो साबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। मशरकी पाकिस्तान में जंग लड़ने वाले 32 में से वो वाहिद ब्रिगेडियर थे जिन्हें उनकी रिहाई पाकिस्तान वापसी के बाद और हमूद रहमान कमीशन की इंक्वायरी से गुजरने के बाद मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जनरल तजम्मुल का मंसूबा 23 मार्च 1990 को यौम पाकिस्तान की परेड के मौके पर जनरल जियाउल हक को कत्ल करने का था। ताहम इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और जनरल मुल्क, उनके बेटे नवीद तजम्मुल और दीगर साजिशियों को गिरफ्तार करके सख्त कैद की सजा सुनाई गई। जनरल जिया की मौत के बाद 1988 में रिहा किया गया। उसने दर हकीकत 2 बगावतों का एहतमाम किया था। 2 में से पहली 26 जून 1977 को हुई थी, जो बाद में खत्म कर दी गई थी। हम सब याद कर सकते हैं कि 1995 में ऑपरेशन खिलाफत की नाकाम बगावत में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के वक्त GHQ पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया था। इस वाक़े में जो है वो वक्त के डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री कोर GHQ में खिदमत अंजाम दे रहे थे। जनरल अब्बासी को 1995 में बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के खिलाफ बगावत का फरीक बनने पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नाज़रीन, इस वक्त के मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अली कुली खान की खुफिया इतला पर अमल करते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल जहांगीर कनावत ने 36 फौजी अफसरान और 20 शहरियों को गिरफ्तार करके बगावत को कुचल दिया। जनरल अब्बासी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, हरिपुर जेल। सजा याफ्ता और बरतरफ किए गए जो मेजर जनरल अब्बासी के साथ ब्रिगेडियर मुस्तम सरउल्लाह यानी 14 साल की सजा याफ्ता, कर्नल इनायतुल्लाह खान, कर्नल आज़ाद मिनाज, कर्नल अब्दुल हमीद, कर्नल इकबाल, लेफ्टिनेंट कर्नल शमसुल इस्लाम ताहिर और लेफ्टिनेंट कर्नल लियाकत राजा वगैरह शामिल थे। 4 नवंबर 2007 को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल को जनरल मुशर्रफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत के मुसलसल क्रैकडाउन में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी सदर मुशर्रफ के हुकूमत की तरफ से काउंटी में इमरजेंसी के निफाज के बाद अपोजिशन रहनुमाओं, सीनियर वकला और इंसानी हकूक के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन के दरमियान अमल में आई। 2007 के कराची बम धमाकों के चंद ही दिन बाद बेनजीर भुट्टो ने सदर मुशर्रफ को लिखे गए खत में हमीद गुल का नाम उन 4 अफराद में से एक के तौर पर लिया था जिन पर उन्हें शुबा था कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश के पीछे उनका हाथ था। बाकी 3 नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह यानी परवेज इलाही और अरबाब गुलाम रहीम शामिल थे। नाज़रीन, अप्रैल 2016 में इदारे की जानिब से एहतसाब की एक
نادر مظاہرے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے مبینہ بدعنوانی کے الزام میں 2 جرنیلوں سمیت 6 فوجی افسران کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ یہ جرنیلز لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ اور میجر جنرل اعجاز یہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ اور میجر جنرل اعجاز شاہد تھے۔ آرمی چیف کے حکم پر اس وقت کے ایڈجوٹنٹ جنرل زبیر محمود حیات کی تحقیقات کے بعد چارج کیے گئے افسران سے کہا گیا کہ وہ کرپشن کے ذریعے جمع کی گئی جو تمام رقم ہے وہ واپس کریں۔ مذکورہ والا دونوں جنرلز کے مراد واپس لے لی گئی تھی، حالانکہ انہیں پینشن لینے کی اجازت تھی، جبکہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگست 2015 میں 2 ریٹائرڈ آرمی جنرلز اور نیشنل لاجسٹک سیل NLC کے ایک سویلین آفیسر کو فوجی عدالت نے سرکاری قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر سزا سنائی اور جس سے مالی نقصان ہوا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق تحقیقات وہ کی نتائج کی روشنی میں 2 ملزمان جنرلز میجر جنرل ریٹائرڈ خالد ظہیر اختر اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت غیر قانونی طور پر سزائیں سنائی گئیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں 4.3 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور 1.8 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکم نامے کے مطابق میجر جنرل ریٹائرڈ خالد ظاہر کو ملازمت سے برطرف کیا گیا، جس میں عہدے، اعزازات، تمغے اور وہ پینشن ضبط کی گئی، ذاتی قواعد کی وصولی، سروسز مراحت کی منسوخی اور دیگر تمام متعلقہ اداروں کی منسوخی شامل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کو شدید ناراضگی ریکارڈیبل سے نوازا گیا، جو کہ کم سے کم درجے کا جرم ہے، طریقہ کار کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایک تادیبی ایوارڈ ہے لیکن کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ 2016 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر نے قومی احتساب بیورو کو پلی بارگین میں 200 ملین روپے کی غلط رقم واپس کر دی۔ جنرل زاہد علی اکبر نے راولپنڈی کور کی کمان کی اور 1997 سے 1992 تک چیئرمین وابڈا رہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ ان پر بدعنوانی اور اپنے معلوماتی ذرائع سے زائد اثاثے رکھنے کا الزام تھا۔ یاد رہے جنرل زاہد علی اکبر کو انٹرپول کے ذریعے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کروشیا سے بوسنیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم ان کی برطانوی شہریت کے باعث انہیں بوسنیا سے برطانیہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ نیب دستاویزات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر کے 77 بینک اکاؤنٹ سے جن میں سے 20 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کی گئی۔ فروری 2018 میں نیب نے مبینہ طور پر انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی سمیت 4 سابق سینئر فوجی افسران کے خلاف 2 ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنسز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ نیب کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں سابق وزیر ریلوے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی اور سابق چیئرمین ریلوے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سعد عزیز ظفر اور میجر جنرل ریٹائرڈ حامد حسن بٹ اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی۔ سابق ممبر ریلوے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر علی بیگ کچھ شہریوں کے ساتھ ان فوجی اور سابق فوجیوں پر اپنے متعلقہ حکام کا غلط استعمال کرنے اور قومی خزانے کو 2 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ فوجی افسران پر الزام تھا کہ انہوں نے 2001 میں جنرل مشرف کے دور حکومت میں لاہور میں پرائم ریلوے کی 10 ایکڑ اراضی ملائیشیا کے ایک فرم کو منتقل کی تھی تاکہ رائل پام گولڈ اینڈ کنٹری کلب کے نام سے ایک گولف کورس وہ تیار کیا جا سکے۔ سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے اقرار دیا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران فوج کے احتساب کے عمل کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ مئی 2019 میں وہ ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق وہ ایک پاکستانی جنرل لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو ایک فوجی عدالت نے جاسوسی کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی تھی، جس میں بعد میں ایک بریگیڈیئر اور ایک سویلین اہلکار کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پاکستان کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ان تینوں پر جاسوسی اور غیر ملکی ایجنسیوں کے حساس معلومات لیک کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے وہ جملوں کی توثیق کی گئی تھی۔
नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रिटायर्ड 14 साल की सख्त कैद काटेंगे और पाकिस्तान में जो है वो उम्र कैद और नामा निगारों का उम्र कैद भी काटेंगे। उनके नामा निगारों का कहना है कि पाकिस्तान में जासूसी के जुर्म में इस तरह के आला ओहदे के किसी फर्द को सजा सुनना नायाब है। लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल अपनी फाल सर्विस के दौरान फौज में कलीदी ओहदों पर फायज रहे, बशमूल मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल, जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर तमाम कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी और उनके अंजाम देने का जिम्मेदार है। वो जो है वो एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर फायज रहे, जो फोर्सेस के अंदर नज्म ज़ब्त और जो है वो नज़्म ज़ब्त और एहतसाब की निगरानी करते रहे हैं। ब्रिगेडियर राजा रिजवान रिटायर्ड को सजाए मौत सुनाई गई, जैसा कि वसीम अकरम एक एहलकार थे जो एक हसास इदारे के लिए काम करता था जिसका नाम नहीं बताया गया। यकीनन वो रहा ही होगा। नाज़रीन, बरतानवी मीडिया हाउस ने मजीद कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि आया ब्रिगेडियर के ओहदे से ऊपर के अफसरान माजी में किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन कुछ सीनियर अफसरान को या तो फौजी कब्जे की मनसूबाबंदी करने या अस्करियत पसंद ग्रुपों से रवाबित के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की फौज का अपना एक अदालती निज़ाम है और सजा पाने वाले अपील कर सकते हैं, यानी वो सजा पे डिपेंड करता है। फरवरी 1990 में ISPR के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ऐलान किया कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए थे और जो है वो उन्होंने किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स जो है वो तनसीब लिखी थी और वो जो है वो दौलत पाकिस्तान हिंदुस्तान की जासूसी और एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के साबिक सरबराह रहे थे। और 17 दिसंबर 1990 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के शाहिद करीम पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने जो है वो जनरल मुशर्रफ यानी साबिक डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ को संगीन गद्दारी यानी आर्टिकल 6 के इल्जाम में उनको जो है वो उस पर इल्जाम साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। ताम 13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने मौत के फैसले को कलअदम करार दे दिया था। नाज़रीन, आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ की सजा को सियासी बुनियादों पर कलअदम करार दिया गया था और आपको पता है कि यहाँ पर फौज जो है वो जब खुद कुछ ना करे तो ठीक है, ताहम अगर कोई और इदारा उनके मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे तो उन पर बहुत नागवार गुजरता है। एक ज़माना था कि मीडिया में यानी पाक फौज या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के हवाले से बात करना संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता था, लेकिन ताहम आहिस्ता वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आर्मी के अंदर का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो इंतहाई कमज़ोर है, वो इंतहाई नाकिस है, क्योंकि जो है वो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि खरबों रुपए अरबों रुपए की करप्शन हो और इनका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है मुतहरिक ना हो सके तो फिर ऐसे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कैसे कहा जा सकता है। तो मेरा नाज़रीन, उसकी इस स्टोरी ने इंतहाई अहम मामला से पर्दा उठाया है और माजी की बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा है। तो मेरी ये कोशिश थी कि एक अच्छी चीज़ है और आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरी मेहनत कबूल पड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और तब तक के लिए अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।